नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सभी शो में हम शामिल करते हैं। और आप भी आ सकते हैं शो में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पिक करते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मौजूद हैं। आस्था से व्यू लेंगे कल फ्राइडे के बाजार का, लेकिन उससे पहले क्विक रिकैप देख लेते हैं। जनवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 850 अंक गिर गया। निफ्टी में 250 अंकों की कमजोरी रही। तमाम सेक्टर इंडाइसेस आज दबाव के साथ ही बंद हुए। एफआईज ने बिकवाली की है 2400 करोड़ की। डीआईज ने खरीदारी की 1378 करोड़ की। एफआईज की बिकवाली इनफैक्ट आज थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। आज तक क्या व्यू अब अगले सेशन के लिए? गुड इवनिंग दीपाली जी। बिल्कुल जिस तरह से आज मार्केट्स ने यहाँ पे एक लोअर क्लोज दिया है, इनफैक्ट देखा जाए तो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे बंद हुआ है। डेली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो निफ्टी को, तो मुझे लगता है थोड़ी सी वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है आने वाले, क्योंकि कल एक हमारा छुट्टी का दिन है। तो मेरे हिसाब से एक बार परसों के दिन थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। नीचे में काफी अहम सपोर्ट है 17,750 760 के जोन में। अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट गहरा सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशंस ना लें। और इनफैक्ट अगर 17,840 या 850 के नीचे बंद होता है निफ्टी, तो थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस की तरफ ध्यान रखें। ठीक है, चलिए फटाफट से सवाल ले लेते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ सोमन मौजूद हैं पश्चिम बंगाल से। सोमन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास 2000 फेडरल बैंक है, 100 रुपीज का बाइंग प्राइस है। इसका टारगेट प्राइस क्या होगा? लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो फेडरल बैंक लॉन्ग टर्म होराइजन 132 पर कर रहा है ट्रेड। 100 किन की बाइंग है तो 32 रुपए का फायदा हर स्टॉक पर हो रहा है। आज तक क्या सजेशन लेने हैं? प्रॉफिट से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें? मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस 120 का रखेंगे। अगर 120 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करना है, नहीं तो बने रहिए। मेरे हिसाब से वापस से तेजी लौटेगी इस काउंटर में। और ऊपर में हमें पहला लेवल जो है वो 143 का दिखेगा और उसके बाद 160 के भी स्तर दिखेंगे। तो राय यही है कि इनको प्रॉफिट अभी बुक नहीं करना है, बने रहना है 120 के स्टॉप लॉस के साथ, 143 से लेके 160 के टारगेट्स के लिए। ओके, जितेंद्र है अगले कॉलर हमारे साथ वडोदरा से। जितेंद्र नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर है, वो 95 रुपीज के एवरेज से है। और इंडिस पावर के 100 शेयर है, वो 193 की एवरेज से है। तो ये कब तक मुझे भाव मिलेगा, ये जानना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं बैंक ऑफ इंडिया आपने 95 की बाइंग बताई। दूसरा स्टॉक कौन सा? इंडस टावर। हाँ, इंडस टावर वो 193 की एवरेज के है। आज मैंने 160 में भी थोड़ा 25 शेयर बाई किए हैं। ओके, तो इंडस टावर में 193 की बाइंग एवरेजिंग की है इन्होंने आज भी, प्लस बैंक ऑफ इंडिया 95 की बाइंग है। तो क्या सजेशन आज था? दोनों ही स्टॉक्स में नुकसान हो रहा है फिलहाल इन्हें। जी बिल्कुल, बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वीकनेस और ज्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। जिस तरह से चार्ट की फॉर्मेशन हो रही है मेरे हिसाब से, और ये थोड़ा सा टूट सकता है। अगर ये रिस्क ले सकते हैं तो बने रहिए। और उसमें फिर स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 74 का रखेंगे। अगर 74 का ट्रिगर होता है तो यहाँ पे वीकनेस गहरा जाएगी। तो कॉल अभी इन्हें लेना है। रिस्क ले सकते हैं तो बने रहिए 74 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियली एग्जिट कर जाइए बैंक ऑफ इंडिया से। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे इंडस टावर की बात करें तो इंडस टावर में मुझे आज जिस तरह से यहाँ पे काफी डाउनसाइड मोमेंटम दिखाया है स्टॉक ने, स्टॉक अभी थोड़ा सा और वीक हो सकता है। यहाँ पे इनकी खरीद का लेवल काफी ऊंचा है और मेरे हिसाब से इंडस टावर में अभी और ज्यादा वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। नीचे में हो सकता है एक बार 130 132 तक के भी स्तर ये काउंटर दिखा दे। ये भी डाउनसाइड लग रहा है, तो इसमें भी सलाह यही है कि अगर इतना बड़ा नुकसान बुक करके निकल सकते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे जरूर निकलें, क्योंकि अभी भी स्टॉक वीक है। नहीं तो एक बार 130 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। लेकिन इंडस टावर भी वीक लग रहा है, मेरे हिसाब से नीचे जा सकता है 132 135 तक के स्तर तक। ओके, तो 130 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर होल्ड ही करना है। आपने आज ही एवरेजिंग की है। आज सवाल पर अपने हमारे एक्सपर्ट की राय लेने के बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि स्टॉक कमजोर है और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आस्था का तो एक व्यू निकलने का ही है,
बैंक ऑफ इंडिया आप होल्ड कर सकते हैं। मोहित है इंदौर से। मोहित नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। मैम पेटीएम ले रखा मैंने 300 शेयर 2150 के रेट से, जब आईपीओ इशू वाला तभी लिया था, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, काफी यूफोरिया था पेटीएम के आईपीओ को लेकर, बहुत लोग फंसे हैं इसमें और ह्यूज लॉसेस में हैं। आज से इन्होंने होल्ड कर लिया है अब तक, भारी नुकसान में पेटीएम, क्या करें? देखिए बहुत भारी नुकसान है इनफैक्ट इनको, इसलिए ये बोलना कि आप अभी निकल जाइए मेरे हिसाब से काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से 1/4 ऑफ पोजीशन में अभी निकलिए और बाकी की पोजीशन 3/4 की पोजीशन को होल्ड करिए 470 की स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये ऊपर जाता है तो वहां पे भी आपको निकलने का ही प्रयास करना है, क्योंकि स्टॉक में अभी भी इतना दम नहीं लग रहा है। तो चाहे तो थोड़ी सी पोजीशन अभी हल्की करें और चाहे तो बाकी की जो पोजीशन है वो ऊपरी स्तरों पर निकलने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी भी आई तो ये 740 के ऊपर जाने की क्षमता अभी तो नहीं दिखा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके एक बार निकलने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जो फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स लगते हैं वहां पे अपना रुझान बनाए। नुकसान की भरपाई होने की यहाँ पे काफी अच्छे चांसेस है, उसमें एल&टी और HDFC बैंक में रिकमेंड करना चाहूंगी। ये 2 काउंटर्स पे नजर बनाए रखें और वहां पे थोड़ी थोड़ी खरीदारी करने लगे, तो जो भी नुकसान पेटीएम में निकलने से होगा उनकी भरपाई HDFC बैंक और एल&टी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ भी उन दोनों काउंटर के साथ में काम करना है, क्योंकि मार्केट्स अभी काफी वॉलेटाइल बने हुए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है। नुकसान काफी है लेकिन निकलने की ही सोचिए, उस नुकसान की भरपाई HDFC बैंक, एल&टी जैसे स्टॉक्स कर सकते हैं। अनिल हैं जिंद हरियाणा से। अनिल नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ नमस्कार मैम। मेरे पास है ना मैम इंडिया बुल रियल एस्टेट के 5400 शेयर है मैम। मेरे पास ना इंडिया बुल रियल एस्टेट के 5400 शेयर हैं, 94 की बाइंग है। ओके, और 71 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो नुकसान तो है आपको। ये इन्वेस्टमेंट है आपकी वैसे? मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ, अभी मेरे को होल्ड रखना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए? पूछ लेते हैं। आज तक क्या सजेशन इंडिया बुल्स रियल पर? 94 के लेवल्स की बाइंग है, 71 पर ट्रेड हो रहा है। देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी वीक लग रहा है। इनफैक्ट जो मार्केट इंडिकेटर है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हो रहा है। फ्राइडे की क्लोजिंग वॉच करना जरूरी है, लेकिन अगर ये किसी भी वजह से 67 के नीचे क्लोज करता है तो बहुत बड़ी वीकनेस आ सकती है। इसमें अभी तो बने रहिए, चाहे सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन वो स्टॉप लॉस आप 63 के स्तर पे रखेंगे। वो ट्रिगर होता है तो निकलना बेटर रहेगा, अभी होल्ड करिए। ओके, चलिए, तो अभी होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर से बात करेंगे। मुकेश हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। मुकेश नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मेरे पास में REC की 1000 शेयर है, 111 की बाइंग है, और दूसरा टाटा पावर की 600 शेयर है, वो मेरी 220 की बाइंग है मैडम। क्या कर सकते हैं? 2-3 साल का नजरिया है मैडम। ओके, 2 से 3 साल के व्यू टाटा पावर पर क्या सजेशन रहेगा आपका आस्था? जी बिल्कुल, यहाँ पे टाटा पावर की बात करें, क्योंकि इनका टाइम होराइजन लंबा है तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। टाटा पावर को 2 से 3 साल का व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहना है, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 180 के लेवल्स पे, तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ 2 से 3 साल के नजरिए से तो बिल्कुल बने रहे। और एक चीज का ध्यान रखें, 190 से लेके 220 के बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ हफ्तों में, तो लेकिन होल्ड ही करना है। जिस दिन इसने 220 के ऊपर क्लोज देना चालू किया तो अच्छी तेजी लौटेगी। 230 से 250 तक भी स्टॉक की प्राइसेस को ड्राइव कर सकती है वो तेजी, तो होल्ड करना है टाटा पावर को स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है टाटा पावर। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। अजय हैं हमारे साथ भोपाल से। अजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैडम हमने 2 भेजा था, एक आईपीओ मेरे पास इमामी का है, वो 456 रुपए के आसपास का खरीद है, तो उसको क्या करना है? ये केफिन टेक करके है। ओके, के फिनटेक की आप बात कर रहे हैं? 362 की खरीद है। हेलो, ओके, के फिनटेक की आप बात कर रहे हैं। के फिनकॉप इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ, शायद यही स्टॉक है। नहीं, अभी भाव क्या है आपके स्टॉक का? अभी जो नया लिस्टिंग हुआ है ना केफिन,
ओके, और आपने ये लेवल क्या बताया? 362 का मेरा परचेज है। ओके, तो के फिनकॉप है जो स्टॉक में देख पा रही हूँ, और ये 13 रुपए का स्टॉक है। आस्था, आप कुछ कमेंट करेंगे क्या? क्योंकि यही स्टॉक मुझे दिख रहा है जो पिछले साल लिस्ट हुआ था, और 13 रुपए की लेवल्स दिख रहे हैं। ये बता रहे हैं 462 का। ये के फिनटेक की बात कर रहे हैं, जो कि अभी रिसेंट की लिस्टिंग है, 1-2 महीना पहले की। बेसिकली देखा जाए 331 है जी, बिल्कुल। ये उसी आईपीओ में इन्होंने लगाया है। केपिन टेक्नोलॉजीज के नाम से है ये, केपिन टेक्नोलॉजीज के नाम से। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, चार्ट्स की यहाँ पे तो हिस्ट्री काफी लिमिटेड है क्योंकि रिसेंट की लिस्टिंग है, बट फंडामेंटल्स इसके ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। अभी तो इसमें नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देगा। तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से सर आप इसको होल्ड करिए, जिसमें समय सीमा मिनिमम आपको 6 महीने से लेकर 9 महीना रखनी पड़ेगी। उतनी समय सीमा, क्योंकि मार्केट्स अगर खराब होंगे तो ये केपिन टेक्नोलॉजीज मार्केट रिलेटेड एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक है, तो उसकी वजह से इसमें भी हमें थोड़ा बहुत ऊपर उठापटक देखने को मिलेगी। लेकिन आप 9 महीने के नजरिए से होल्ड करिए, और फिर भी स्टॉप लॉस जरूर रखना है, जो कि तकरीबन आ रहा है 320 के स्तर पर। तो 320 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। समय सीमा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, मेरे हिसाब से आपकी कॉस्ट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए, तो ये आपको राय दी गई है कि फिनटेक पर 462 की बाइंग 331 पर कर रहा है ट्रेड। चलिए आशा, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक उस पर डॉक्टर रेड्डीज की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेगी, उनसे करेंगे अर्निंग्स पर बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कल का बाजार और बात करेंगे डॉक्टर रेड्डीज के अर्निंग्स की। वित्त वर्ष 2023 में कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 1247 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 706 करोड़ रुपए था, यानी कि अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। वहीं आय में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही कंपनी के मार्जिन और एबिटा में भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट की है। 60% की ग्रोथ हमने एबिटा में आते हुए देखी है। डॉक्टर रेड्डीज के सीएफओ पराग अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशन, हर फ्रंट पे नंबर्स काफी बेहतर रहे हैं, फिर चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर हो, मार्जिन की पिक्चर हो, या एबिटा ग्रोथ ही क्यों ना हो। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं, किन किन सेगमेंट्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में? ग्रोथ ड्राइवर्स अगर आप देखें, हमारे सारे बिजनेसेस में ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन इन पर्टिकुलर यूएस और रशिया में ग्रोथ स्ट्रांग रही है। और यूएस में जो ग्रोथ आई है वो न्यू लॉन्चेस, हमने 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करे ड्यूरिंग द क्वार्टर, और जो पहले के लॉन्चेस हैं उनको हमने स्केल अप किया है। और रशिया में हमारे बेस बिजनेस में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ हमको देखने को मिली, और उसके अलावा हमारे जो बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो टेंडर बेस्ड हैं उसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है। बट उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो पीएसएआई बिजनेस है उसमें भी एक रिबाउंड है, और सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% ग्रोथ रही है। सो द गुड थिंग इज कि सारे हमारे जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। इसके अलावा पराग जी, आपने पहले भी मेंटेन किया है कि आप 30-35 नहीं, सिर्फ साल के 20-25 प्रोडक्ट लाएंगे, लेकिन ऐसे लाएंगे जो यूनिक होंगे और जिनकी डिमांड काफी अच्छी होगी। तो एक जानना चाहेंगे, आपने बताया इस क्वार्टर में आपने क्या लॉन्चेस किए हैं, लेकिन आगे के लिए, कमिंग क्वार्टर्स के लिए प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी लग रही है? देखिए, हमारी जो पाइपलाइन है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है। उसमें करीब 25 से ज्यादा हमारे कॉम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें हमारी जो प्रोग्रेस है डेवलपमेंट में और फाइलिंग में, दैट इज क्वाइट गुड। और इन सारे जो हमारे 78 एंडाज अभी यूएस में हैं फाइल्ड, उसमें काफी अच्छा प्रोपोर्शन जो है वो फर्स्ट टू फाइल का है। इसलिए हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल इस पाइपलाइन पे है वो काफी स्ट्रांग है, और इसकी वजह से हमारा ये मानना है कि आने वाले कई क्वार्टर्स में हम नॉर्थ अमेरिका बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे प्राइस इरोजन को ऑफसेट करके। जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि प्राइस इरोजन हाई होता है, और इसके लिए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस का होना बहुत जरूरी है, और उस बारे में हमारा कॉन्फिडेंस काफी हाई है। चलिए, शुक्रिया आपका पराग जी, बातचीत करने के अर्निंग्स पर क्विकली बताने के लिए। तो अच्छी प्रोडक्ट पाइपलाइन लग रही है। यूएस रूस में काफ़ी प्रोडक्शन जो नंबर्स रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम्स रहे हैं, ग्रोथ रही है, वो काफ़ी बेहतर रही है। गुड लक आपको आने वाली अर्निंग्स के लिए भी, आगे के क्वार्टर्स के लिए भी। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया कल का बाजार में। ब्रेक के उस पर खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।